नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित दिवाकर स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम गुरु रामपुर में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हम मनोविज्ञान की सीरीज चला रहे हैं और मनोविज्ञान का पहला पार्ट हम लेके आ चुके हैं। जिन बच्चों ने या जिन दोस्तों ने हमारे मनोविज्ञान का पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट देखें। उसके बाद ये सेकंड पार्ट आज शुरू करने जा रहे हैं। इस सेकंड पार्ट को तभी देखना जब आप पहला पार्ट देख लें। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर और बिना टाइम गवाए अपना पार्ट को शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी किस किस तरीके से मनोविज्ञान का जो विकास हुआ। तो देखते हैं कि सबसे पहले एंशिएंट के टाइम पीरियड में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था कि आत्मा विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, मतलब उस समय एंशिएंट टाइम पीरियड में, प्राचीन काल में जो मनोविज्ञान था उसको हम आत्मा का अध्ययन कहते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, विज्ञान ने तरक्की की, उसी तरीके से मनोविज्ञान में भी बदलाव देखने को मिलते रहे। कंटेम्प्रेरी में, समकालीन समय में व्यवहार को क्या कहा गया था कि व्यक्ति के व्यवहार को क्या कहा गया था, मनोविज्ञान कहा गया। फिर मेडिवल, हमारा जो मध्यकालीन युग चला था, उस समय हमने मनोविज्ञान को मन के रूप में देखा। ठीक है। फिर जैसे जैसे हम बढ़े आधुनिक की तरफ, तो हमने मनोविज्ञान को किसके रूप में देखा, चेतना के रूप में देखा। ठीक है। जैसा अब इसमें बात करते हैं हम 1900 से लेकर 1920 के मध्य मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ। ठीक है। तो 1900 से लेकर के 1920 के बीच में अनेक जो सोसाइटी थी, जो कम्युनिटी संप्रदायों का जन्म हुआ, जिसमें प्रमुख संरचनावाद, प्रकार्यवाद, सहचर्यवाद, व्यवहारवाद, गैस्टलवाद, मनोविश्लेषणवाद व मानवतावाद प्रमुख हैं। इनमें से ये क्या प्रमुख हैं। बात करते हैं कि सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने साइको का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रह्मांड में आत्मा और भगवान से भरी है। मतलब ग्रीक ने क्या कहा था, ग्रीक दार्शनिक थे थेल्स, उन्होंने कहा था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या है, केवल आत्मा और भगवान से क्या भरी हुई है। इनके बाद हेराल्टस ने साइको का जिक्र करते हुए कहा है कि कोई भी मानसिकता की सीमाओं को कभी नहीं खोजा सकेगा। कि मतलब इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी मानसिकता की जो सीमा होती हैं उसको कोई कभी खोज नहीं सकेगा। हिप्पोक्रेटस ने सर्वप्रथम इस तथ्य का प्रतिपादन किया और मस्तिष्क चेतना का केंद्र किया। मतलब जो मस्तिष्क था, मस्तिष्क को चेतना का केंद्र कहा इन्होंने। ठीक है। महार दार्शनिक सुकरात के शिष्य प्लेटो ने द्वैतवाद को स्वीकार करते हुए दो संसार माने। कौन कौन से संसार माने इन्होंने? एक विचारों का संसार जिसमें आत्मा, मन जो वास्तविक शाश्वत है, तथा दूसरा भौतिक संसार। और कौन सा? देखो, पहला तो इन्होंने माना कि जो एक विचारों वाला संसार है, दूसरा भौतिक संसार, ठीक है, जो परिवर्तनीय, अवास्तविक और नश्वर है। मनोविज्ञान का जन्म दर्शन की एक शाखा के रूप में यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु के समय हुआ। इन दार्शनिक ने ऐसी आत्मा की कल्पना की जो शरीर से अलग है। मतलब जो ये दार्शनिक थे, प्लूटो, अरस्तु, ठीक है, इन्होंने क्या करा कि जो आत्मा है, आत्मा को शरीर से अलग माना। ठीक है। फिर भी शरीर में ही विद्यमान है। मतलब अगर आत्मा अलग है शरीर से, लेकिन फिर भी वो शरीर के साथ रहती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा
17वीं शताब्दी के ब्रिटिश फिलोसफर थे जॉन लॉक का मानना था कि बच्चा टैबला टैबुला रासा, मतलब ये क्या है, ग्रीक वर्ड है टैबुला रासा, ठीक है, जो कि एक रिक्त स्लेट के समान, मतलब ब्लैंक स्लेट, जो जैसे हम कोरा कागज़ कह सकते हैं, उसका जो दिमाग होता है वो कोरे कागज़ के समान होता है। जैसा दिमागों को साथ दुनिया में पैदा होता है, उसके अनुभव से यह निर्धारित होता है कि वह किस तरह का, मतलब बड़ा होकर के किस तरीके का बन सकता है। मतलब कहने की बात यह है कि जो बच्चा होता है वो एक कोरे कागज़ के समान होता है, ठीक है। उसको जिस परिस्थिति के अनुसार, जिस परिस्थिति के अनुसार उसको ढाला जा सकेगा, वो उस परिस्थिति के अनुसार वो वैसा ही बनेगा। अगर उसको इंजीनियर बनाएंगे तो वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनाना चाहेंगे तो उसको डॉक्टर बना सकते हैं, ठीक है। अगर उसको चोर बनाना चाहेंगे तो चोर बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे माहौल में रहेगा बच्चा, वो उसी माहौल की तरह बन पाएगा, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर चोरों की संगत में रहता है तो वो चोर ही बनेगा, कोई व्यक्ति सज्जन लोगों के साथ रहता है तो वो सज्जन व्यक्ति बनेगा। इसी तरीके से जो जॉन लॉक थे, उन्होंने कहा था कि जो बच्चे का जो दिमाग होता है वो कोरे कागज़ के समान होता है, यानी कि ब्लैंक स्लेट होता है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि संरचनावाद, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म, इसमें क्या थी, मन की संरचना थी। विलियम बुंट ने मानव के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया। इन्होंने जर्मनी के लैम्पजिंग शहर एक प्रयोगशाला में अध्ययन शुरू किया। ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, मतलब जो विलियम बुंट थे वो कौन थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने, ये पूछ सकता है कि इन्होंने कौन सी लैब में, कौन से शहर में इन्होंने प्रयोग किया, तो लैम्पजिंग शहर में इन्होंने एक प्रयोगशाला में अध्ययन किया, ठीक है। ये क्या थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। ये बात 1879 की है। अब इसमें क्या था कि इसमें एक पॉइंट पूछ सकता है कि जो विलियम बुंट ने मानव के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया, तो पूछ सकता है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किसने किया। पूछ सकता है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किसने किया, तो उसका आंसर आएगा विलियम बुंट। बुंट ने प्रयोगशालाओं में अपने विचार और मानसिक गतिविधियों को मापने की इस प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ आत्मनिरीक्षण, मतलब ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन कहा। मनोविज्ञान की अवधारणा के लिए निष्पक्षता और मापन लाने के लिए ये वास्तव में पहला प्रयास था। मतलब इनको जो मापन के लिए ये क्या था, इन्होंने क्या था कि मापन करना था इनको, किस चीज़ का मापन करना था, मस्तिष्क का, या जो मानसिक मापन था, इन्होंने ये सर्वप्रथम प्रयास किया। किसने, विलियम बुंट ने। विलियम बुंट को मनोवैज्ञानिक के पिता के रूप में जाना जाता है। मतलब पूछ सकता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो विलियम बुंट को कहते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं, विलियम बुंट को कहते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, बुंट के स्टूडेंट थे कौन, टिंचर, एक टिचनर एक स्टूडेंट थे विलियम बुंट के, ठीक है, एडवर्ड टिचनर। कितने, कब की बात है ये, 1867 से 1927 के बीच रहे, जो कि एक अंग्रेज थे, मतलब एक अंग्रेज थे। इन्होंने बुंट के विचारों को विस्तार किया और एक नए दृष्टिकोण से संरचनावाद को जन्म दिया। मतलब जो विलियम बुंट के विचार थे, ठीक है, उनको क्या करा, उनको आगे बढ़ाया इन्होंने, किसने, टिचनर ने, ठीक है। और इन्होंने विस्तार किया, एक नया दृष्टिकोण दिया, जो जिसका रूप किसका दिया, संरचनावाद का इन्होंने रूप दिया। लेकिन यहाँ पे विलियम बुंट जो थे वो क्या संरचनावाद पर संरचनावाद को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन संरचनावाद को विलियम बुंट बढ़ावा नहीं दे रहे थे। इन्होंने बढ़ावा किसने दिया संरचनावाद को, टिचनर ने, ठीक है। टिचनर ने बढ़ावा दिया, जन्म दिया। क्यों टिचनर संरचनावाद को जन्म दिया, क्योंकि इनके अध्ययन का केंद्र मन की संरचना थी। इन्होंने किसकी संरचना, जो विलियम बुंट थे वो किसकी जो मानसिक चेतना थी उस पर कर रहे थे विलियम बुंट। तभी तो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव
स्पेक्शन का इन्होंने एक मापन तैयार किया गया था। अब इन्होंने क्या कहा था, जो उनके शिष्य थे टिचनर, इन्होंने क्या किया था, संरचनावाद पर जोर दिया और इन्होंने मन की संरचना पर अधिक बल दिया। इनका मानना था कि हर अनुभव को व्यक्तिगत भावनाओं और उत्तेजनाओं से तोड़ा जा सकता है। मतलब इन्होंने क्या कहा, जो व्यक्तिगत भावना है, ठीक है, जो व्यक्तिगत भावना की जो अनुभव होता है व्यक्ति को अनुभव और व्यक्तिगत अनुभवों को व्यक्तिगत भावनाओं और उत्तेजनाओं में तोड़ा जा सकता है। मतलब जो जैसे कि अब कोई भी अनुभव हुआ, ठीक है, आपको मान लीजिए किसी भी चीज़ का कोई अनुभव है, उसको क्या कर सकते हैं, उसको व्यक्तिगत भावनाओं के बीच और उत्तेजनाओं में तोड़ा जा सकता है, ठीक है, उसको उत्तेजनाओं में तोड़ा जा सकता है। मार्गरेट एफ वॉर्न बॉश पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी। पूछ सकता है कि पीएचडी प्राप्त करने वाली कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए, तो वो कौन थी, मार्गरेट। इनकी एक पुस्तक थी द एनिमल माइंड, जो कि 1908 में प्रकाशित हुई। इन्होंने पशु व्यवहार पुस्तक भी लिखी। मतलब पूछ सकता है कि पशु व्यवहार सर्वप्रथम किसने लिखी, तो मार्गरेट ने लिखी। तथा 1900 के दशक के अंत में संरचनावाद सिद्धांत समाप्त हो गया था। मतलब जैसे जैसे एक के बाद एक सिद्धांत आते गए, एक के बाद एक संप्रदाय आते गए, वो क्या होते, एक टाइम तक चलते, फिर उसके बाद वो समाप्त हो जाते, फिर दूसरा संप्रदाय चलता, फिर वो भी समाप्त हो जाता। आगे बात करते हैं हम कार्यात्मकवाद या प्रकार्यवाद, जिसे हम कहते हैं फंक्शनलिज्म। इसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के में चेतना, ठीक है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे लोग काम करते हैं, ठीक है। फंक्शनलिज्म पर विलियम जेम्स की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को लिखा। मतलब अब पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है, विलियम जेम्स की, ठीक है। किस पर आधारित है ये, फंक्शनलिज्म पर आधारित है, मतलब कार्यात्मकवाद या प्रकार्यवाद पर आधारित है, ठीक है। प्राकृतिक चयन के बारे में चार्ल्स डार्विन के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। मतलब जो विलियम जेम्स थे वो काफ़ी प्रभावित थे किससे, चार्ल्स डार्विन जो थे, जिन्होंने हेरिडिटी आनुवांशिकता का जो नियम दिया था, ठीक है, लॉ ऑफ हेरिडिटी जो दिया था, चार्ल्स डार्विन ने मटर वाला जो केस किया था कि मटर के कुछ दाने लेकर के उन्होंने इस तरीके से किया था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है, डिफरेंस आता रहता है। तो ये सब क्या थे, उनके चेंजेस थे, ठीक है। तो उसी को लेकर के इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी उसी तरीके से विलियम जेम्स ने उनकी जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाया, उसको क्या किया, आगे बढ़ाया। और वो काफ़ी प्रभावित थे इन्हीं चीज़ों से, और उनके उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाते रहते थे। वही जो हमने मटर की जो बात की थी कि जो चार्ल्स डार्विन थे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक देखा करते थे, ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पुस्तक किसकी थी, मैरी वाइटन कॉलिंगसन की एक जेम्स की छात्रा थी, जो कि उन्होंने पुस्तक थी एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। 1905 में साइकोलॉजी एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। किसकी बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी अमेरिकन साइकोलॉजी की। अमेरिकन बोल सकता है कि 1905 में अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो उनका नाम है मैरी वाइटन कॉलिंगसन। मनोविश्लेषण, तो अब देखो यहाँ पे आ गया मनोविश्लेषणवाद, जो एक नेक्स्ट जो संप्रदाय थे, कौन थे, मनोविश्लेषण मतलब साइको एनालिसिस। ये कहते हैं कि बच्चों के जो अंदरूनी, जो व्यक्ति के अंदरूनी व्यक्ति को समझना, मतलब बच्चों के अंदर या व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो व्यक्ति के अंदर की भावनाओं को समझना या फिर मनोविश्लेषण करना, उसके मन की बातों को जानना। इसी तरीके से क्या था, इसमें एक सबसे बड़े साइंटिस्ट उभर के आए जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था इदम ईगो अहम वाला, ठीक है, इदम
ईगो और अहम वाला जो सिद्धांत था वो किसका था? सिगमंड फ्राइड का था। वो आगे बात करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक हम पढ़ाएं तो पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, इद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इद, ईगो, सुपर ईगो। सिगमंड फ्राइड एक बहुत ही बड़े जो साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के एक विख्यात चिकित्सक बन चुके थे। जब संरचनावादी बहस में उलझे थे तो ये क्या थे? एक बड़े चिकित्सक, मतलब जैसे हम कहते हैं डॉक्टर बन चुके थे। इन्होंने मन पर काम किया और मन पर काम किया कि एक अचेतन मन जिसमें हम अपनी सभी डराने वाली आग्रह और इच्छाएं दबा देते हैं। फ्राइड ने एक चिकित्सा प्रक्रिया विकसित की जिसे मनोविश्लेषण के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक एवं स्वप्न के विश्लेषण हमें अचेतन तक पहुंचाने के लिए साधन प्रदान करते हैं। मतलब इसमें क्या बात की गई थी? उन्होंने मन के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और मन के बारे में उन्होंने ये किया गया कि जो अचेतन मन है, मतलब ऐसा मन जो कभी जागृत नहीं होता, जो मन जागृत होता है उसे चेतन मन कहते हैं और जो मन जागृत नहीं होता उसे अचेतन मन कहते हैं। मतलब जागृत मन में अगर किसी भी संपूर्ण मन का भाग 10 है तो उसका 1/10 भाग जो होता है वो हमारा चेतन मन में होता है, जबकि अचेतन मन में कितना होता है? 9/10 भाग। 9/10वां भाग जो होता है हमारा अचेतन मन में होता है, जो कभी इच्छाएं, जैसे कुछ इच्छाएं होती हैं जिनका हम दमन कर देते हैं। ठीक है, वो सब हमारी इच्छाएं किस में होती हैं? अचेतन मन में होती हैं। जबकि चेतन मन में हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 1/10 होती हैं। और ये इसी बात को सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जो मन होता है वो हमारा केवल 1/10% या 1/10 भाग ही हमारा मन का जो होता है चेतन होता है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था बर्फ़ का, जो समुद्र में बर्फ़ की जो चट्टान होती है, ठीक है, हिमखंड कह लो उसको, ठीक है, जो कि हमें समुद्र में जो दिखाई देता है वो उसका 1/10वां भाग दिखाई देता है, जबकि 9/10वां भाग वो समुद्र के अंदर होता है, मतलब पानी के नीचे होता है। इसी प्रकार मन भी 1/10 भाग हमें दिखाई देता है, लेकिन उसका जो 9/10वां भाग है, जो हिस्सा है 9/10वां हिस्सा जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, जिसके अंदर हमारी अनेक इच्छाएँ, ठीक है, होती हैं, अनेक स्वप्न होते हैं। ठीक है, तो इनके एक शिष्य थे अल्फ्रेड एल्डर। एक शिष्य थे अल्फ्रेड एल्डर, ठीक है। अपने अध्ययन का आत्मा अधिक महत्व दिया। इन्होंने क्या किया था? भाई जो सिगमंड फ्राइड ने मन पे ज़्यादा अधिक जोर दिया था, लेकिन इनके जो शिष्य थे एडलर, तो इन्होंने क्या किया कि आत्मा पे बहुत अधिक बल दिया, मतलब सेल्फ, आत्मसम्मान, जिस तरीके से सेल्फ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर, हीनता ग्रंथि, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, श्रेष्ठता ग्रंथि, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स का अध्ययन किया और मनोविज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। कुछ इम्पोर्टेंट सिगमंड फ्राइड के कुछ अनुयायी थे, जैसे कि कार्ल जुंग, ठीक है, कार्ल जुंग थे और कैरन हॉर्नी थी। इनकी बेटी थी एक एना फ्राइड, ठीक है, ये बेटी थी सिगमंड फ्राइड की, एना फ्राइड, जिन्होंने ईगो मूवमेंट शुरू किया था। इसी मूवमेंट के दौरान प्रसिद्ध व्यक्तित्ववाद, विकासवाद, इरिक्शन का नाम सुना होगा आपने साइकोलॉजी में, इरिक्शन, थोड़ा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि पीडीएफ थोड़ी ऊपर नीचे हो जा रही है, उसके लिए थोड़ी क्षमा मांगते हैं, आपका समय खराब हुआ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम एना फ्राइड के बारे में बात कर रहे थे। एना फ्राइड के बारे में, ये क्या थी? एक बेटी थी किनकी? सिगमंड फ्राइड की, जो कि ईगो मूवमेंट शुरू किया था। इसी मूवमेंट के दौरान जो प्रसिद्ध व्यक्तिवाद थे इरिक्शन, ठीक है, इनका मतलब मुलाकात वगैरह हुई थी, इरिक्शन का उत्पादन किया गया था इन्होंने विकासवाद में। इसी मूवमेंट के, मतलब जब ये मूवमेंट चल रहा था तो इसी मूवमेंट में एक जो साइकोलॉजिस्ट थे वो निकल के आए, कौन थे? इरिक्शन, ठीक है, जो कि व्यक्तित्व विकासवाद पर इन्होंने कई सारे अपने कंसेप्ट दिए,
कई सारे इन्होंने अपनी विचारधाराएँ दी। ठीक है, व्यवहारवादों को पढ़ेंगे। अब व्यवहारवाद में जैसे हमारे पैवलव हो गए, ठीक है, थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, वाटसन हो गए, ये सब क्या है? ये सब एक व्यवहारवादी थे। व्यवहार का मतलब इन्होंने क्या है, व्यवहार पर अधिक जोर दिया था। ये व्यवहारवादी इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने व्यक्तियों के, बच्चों के व्यवहार पर अध्ययन किया, गहनता से अध्ययन किया। ठीक है, बाहरी व्यक्ति की अवलोकना करना। ठीक है, व्यवहारवाद का मतलब होता है बाहरी व्यक्ति की अवलोकना करना। आइवन पैवलव थे। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती असंबंधित उद्दीपक से रिलेट करते हैं। ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे। जेबी वाटसन कौन थे? ये मनोवैज्ञानिक थे। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक, कई सारे नाम दे देगा, उसमें से जेबी वाटसन का भी दे देगा। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। ये व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद के जनक को किसे कहा जाता है? तो वाटसन को कहा जाता है। ये मानते थे कि मन का परीक्षण नहीं किया जा सकता, जबकि व्यवहार का परीक्षण करना संभव है उद्दीपकों और अनुक्रियाओं के अध्ययन से। मतलब इन्होंने क्या कहा था कि व्यवहार का परीक्षण करना संभव है, जबकि मन का जो परीक्षण है वो संभव कर पाना मतलब मुश्किल है। ठीक है, मन का जो मापन है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन व्यवहार का परीक्षण हम कर सकते हैं आसानी से। उद्दीपक और अनुक्रियाओं के अध्ययन से। किसके अध्ययन से? उद्दीपक और अनुक्रियाओं के अध्ययन से। स्टिमुलस और रिएक्शन के अध्ययन से। जैसे वाटसन के अनुसार क्या कहता? मुझे 1 दर्जन स्वस्थ सुदृढ़ बच्चे दें, उन्हें जो चाहूँ बना सकता हूँ, डॉक्टर, वकील, बढ़ई, इंजीनियर। मतलब वाटसन ने कहा था कि आप मुझे बच्चे दें, ठीक है, और मैं उनको जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। वाटसन ने ये कहा था कि वाटसन ने कहा था ये पैवलव के प्राचीन अनुबंधन क्लासिकल कंडीशन वाले कार्य से बहुत प्रभावित थे। कौन? वाटसन। पूछ सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग से कौन अधिक प्रभावित थे? तो ये 3-4 व्यवहारवादियों का नाम दे देगा, तो उसमें सबसे पहला नाम क्या इसका आएगा? वाटसन का। ने अपने विचारों को साबित करने के लिए लिटिल एल्बर्ट पर डर का अध्ययन किया। पूछ सकता हूँ वाटसन ने किस पर अध्ययन किया? तो लिटिल अल्बर्ट पर अध्ययन किया। लिटिल अल्बर्ट पर अध्ययन किया। किस पर अध्ययन किया? इन्होंने लिटिल अल्बर्ट पर अध्ययन किया। अब बात करते हैं हम कि इन्होंने जो लिटिल अल्बर्ट था, लिटिल अल्बर्ट जो एक मतलब जिसे हम कहते हैं कि लिटिल अल्बर्ट एक विद्यार्थी था। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या इस पर अध्ययन किया, और इस पर जो अध्ययन किया था वो डर का अध्ययन किया था। मतलब इन्होंने क्या क्या किया था कि अध्ययन डर का, मतलब जैसे वो पहले उसको खूब डराया। ठीक है, खूब डराने के बाद उसको बहुत अधिक डराया, और डराने के बाद उसके डर को दूर किया। ठीक है, जब उसके डर को दूर किया, ठीक है, तो इसके डर को दूर किया। अब जब बाद में उसकी जो एक और विद्यार्थी थी मैरी कवर जॉन्स ने काउंटर कंडीशनिंग द्वारा डर को समाप्त करके दिखाया। मतलब पहले उसको डराया खूब, और फिर जो उनकी स्टूडेंट थी, ठीक है, मैरी, तो उन्होंने क्या करा? काउंटर कंडीशनिंग के द्वारा डर को समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद आते हैं अगला संप्रदाय, कौन सा? गैस्टल मनोविज्ञान। तो गैस्टल साइकोलॉजी जो थे, साइकोलॉजीवाद या फिर गैस्टलवाद जिसे हम कहते हैं, वर्दिमर, कोफ का कोलर, ठीक है, ये सभी क्या हैं? गैस्टलवाद थे। तो इन्होंने क्या था? होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट पार्ट। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों का जो सम होता है वो ग्रेटर नहीं होता उसके होल के। मतलब कह रहा है कि जो संपूर्ण है वो हमेशा बड़ा रहता छोटे छोटे पार्ट के अनुसार के सम के बराबर। ठीक है, बराबर नहीं रहता, उससे बड़ा ही रहता। ठीक है, ये किसका विचार था? ये गैस्टलवाद का विचार था।
इसमें क्या कहते हैं, समग्र, जो गेस्टल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संगठित पूर्ण होता है, संगठित पूर्ण, एक संगठित पूर्ण होता है किसका, गेस्टलवाद का। समग्र कृति या सूझ अंतर्दृष्टि के जन्मजात जर्मन वैज्ञानिक मैक्स वर्दिमर, कोलर एवं कोफका माने जाते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है हर बार, ठीक है। समग्र कृति एवं सूझ अंतर्दृष्टि के जो जन्मदाता हैं जर्मन वैज्ञानिक मैक्स वर्दिमर, कोलर एवं कोफका को माना जाता है। इसे गेस्टलवाद सिद्धांत भी कहते हैं। 1950 में फ्रिट्ज पल्स ने गेस्टल्ट मनोवैज्ञानिक को मनोचिकित्सा की पद्धति के निर्माण में अपनाया। मतलब जो फ्रिट्ज से, ठीक है, फ्रिट्ज पल्स ने जो गेस्टलवाद मनोवैज्ञानिक चिकित्सा थी उस पद्धति को अपनाया कब, 1950 में। फी फेनोमेनन वर्दिमर से संबंधित हैं। अब देखो यहाँ पे ये पूछ सकता है फी फेनोमेनन है क्या चीज़, ठीक है। फी फेनोमेनन किससे संबंधित है, ये पूछ सकता है कि फी फेनोमेनन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में वर्दिमर भी दे रखा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, वर्दिमर। ये वर्तमान समय में एपरेंट मोशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एपरेंट मोशन के नाम से जाना जाता है। गेस्टल्ट विचार संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन का हिस्सा है। जो गेस्टल्ट विचार हैं वो किसके अध्ययन का हिस्सा है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन का हिस्सा। इस प्रकार ये एक ऐसा विचार है जो न केवल धारणा पर केंद्रित है, ठीक है, मतलब किस पर, धारणा पर केंद्रित है। ये एक ऐसा विचार है जो केवल धारणा पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि सीखने, स्मृति, विचार, प्रक्रियाओं और समस्याओं समाधान पर भी केंद्रित है। मतलब जो गेस्टलवाद है वो केवल धारणा पर केंद्रित नहीं है, ठीक है, केवल किसी एक प्रकार की धारणा पर केंद्रित नहीं है, अर्थात यह कई सारी चीज़ों का, ठीक है, केंद्रित है, जैसे सीखना, स्मृति, विचार, प्रक्रियाओं, समस्याओं समाधान पर भी केंद्रित है। आज आप लोगों के लिए सारे संप्रदायों को लेकर के आया हूँ मैं, और ये संप्रदाय थोड़ा पीडीएफ दिक्कत कर रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी लोगों से। लेकिन इस पूरी पीडीएफ में जितना भी मटेरियल है उसको अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो मनोविज्ञान में अधिकतर प्रश्न यहीं से आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा पीडीएफ में थोड़ा दिक्कत आ रही है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मतलब कॉग्निटिव साइकोलॉजी, समझ की जड़ें पहचानना, मतलब जो समझ की जड़ें हैं उसको पहचानना। 1990 में मिलर एवं ब्रूनर ने संज्ञानात्मक अध्ययन केंद्र की स्थापना की, ठीक है। 1990 में किसकी स्थापना की, संज्ञानात्मक अध्ययन केंद्र की स्थापना किसने की, पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक अध्ययन केंद्र की स्थापना किसने की, तो मिलर एंड ब्रूनर ने, ठीक है। अर्लिक नेसर 1967 ने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान प्रकाशित किया, जो कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की आधिकारिक शुरुआत को चिन्हित करता है, ठीक है। मानववाद, अब इसमें बात करते हैं ह्यूमनिज्म का बात करते हैं तो मानव जाति की अद्वितीय गुणवत्ता है। मानवतावादी दृष्टिकोण का सुझाव है कि सभी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने जीवन और व्यवहार के नियंत्रण में वृद्धि, विकास और नियंत्रण का प्रयास करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कहने की तात्पर्य ये है कि जो जितने भी व्यक्ति होते हैं वो अपने अनुसार ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं और अपने अनुसार ही वो अपने स्वाभाविक रूप से वो
अपने आप के व्यवहार को बढ़ाते हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है, नियंत्रण करते हैं खुद को, ठीक है। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं, ठीक है, मानवतावादी जो मनोवैज्ञानिक थे यह मानते हैं कि हम प्रत्येक में पूर्ण यथार्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तलाश करने और पहुंचने की क्षमता है। मतलब ये कहते हैं कि जो मानवतावाद है वो अपने आप में, ठीक है, पूर्ण यथार्थीकरण है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की है तथा तलाश और पहुंचने की क्या क्षमता है। मतलब कि सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि किसी भी चीज़ की तलाश करना और वहां तक पहुंचने की क्षमता किसमें, मानवतावाद में है। अब्राहम मैस्लो इसका एक महत्वपूर्ण जीता जागता उदाहरण है। बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं अब्राहम मैस्लो, ठीक है। कार्ल रोजर्स, ठीक है। ये जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो किससे मिले हुए हैं, ये मानवतावाद से। ये किस पर जोर देते हैं, ये अब्राहम मैस्लो हुए, कार्ल रोजर्स हुए, ये मानवतावाद ह्यूमनिज्म पर ये अधिक बल देते हैं। कार्ल रोजर्स क्या कहते हैं, स्व के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया, ठीक है, मतलब सेल्फ थ्योरी दी, ठीक है। सेल्फ थ्योरी किसने दी है, ये पूछ सकता है, सेल्फ थ्योरी किसने दी है, कार्ल रोजर्स। इनके 3 प्रमुख घटक थे, कौन, प्राणी था, स्व था और आत्मसिद्धि थी। आत्मसिद्धि एक क्लिंट थे के क्लिंट सेंटर थ्योरी क्लिंट सेंटर टेक्नोलॉजी का विकास किया किसने, क्लिंट या क्लाइंट सेंटर टेक्नोलॉजी का विकास किया कार्ल रॉजर्स ने, ठीक है। कार्ल रॉजर्स ने क्लाइंट सेंटर थ्योरी का भी विकास किया। पूछ सकता है क्लाइंट सेंटर टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया, क्लाइंट सेंटर टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया, तो हमारा आंसर आएगा कार्ल रॉजर्स ने, ठीक है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का जोर स्वतंत्र इच्छा फ्री विल पर है। अपने स्वयं के व्यवहार और जीवन के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता। मतलब इसमें क्या बात की गई है कि जो मानवतावादी हैं वो खुद पर डिपेंड होते हैं, मतलब स्वयं पे। जैसे हमने बात की कि जो मानवतावादी हैं वो अपने व्यवहार से क्या करते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो इसी चीज़ में कि अपने जो सेल्फ थ्योरी, मतलब स्वयं पे बल देना, ठीक है। जो हमारे कार्ल रोजर थे और हमारे ये अब्राहम मैस्लो थे, इन्होंने क्या था, स्वयं पे बल दिया, तभी तो सेल्फ थ्योरी दी इसने, ठीक है। कार्ल रोजर्स ने तभी तो सेल्फ थ्योरी दी, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम जो हमारे मतलब अब ये हमारे क्या हुआ, सारे संप्रदाय यहाँ पर एंड हो गए, सारे संप्रदाय क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब मनोविज्ञान के क्षेत्र, मतलब जो मनोविज्ञान का जो फील्ड है, जो क्षेत्र हैं वो क्या क्या है, देखते हैं कि व्यवहारगत आनुवंशिक व्यवहार से संबंधित गुणों की प्राप्ति का अध्ययन करती है मनोविज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान करती है व्यवहारगत आनुवंशिक व्यवहार से संबंधित गुणों की प्राप्ति का अध्ययन करती है। व्यवहार तंत्रिका विज्ञान मतलब नर्वस सिस्टम से, ठीक है, व्यवहार के जैविक आधार की जांच करता है। सही बात है भाई, व्यवहार की जांच करेगा कौन करेगा, मनोविज्ञान करेगा। नैदानिक मनोविज्ञान का अध्ययन कौन करता है, मनोविज्ञान करता है, ठीक है। और हमें जो ये बार बार PDF रोक नहीं रही है, आज इसको कोशिश करते हैं, ठीक। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान उच्च मानसिक क्रियाओं के मध्य पर केंद्रित है। ये इसका अध्ययन कौन करेगा, इसका अध्ययन भी मनोविज्ञान करेगी। परामर्श मनोविज्ञान मुख्य रूप से शैक्षिक, सामाजिक और कैरियर समायोजन समस्याओं पर केंद्रित है। अंतर सांस्कृतिक मनोविज्ञान विभिन्न संस्कृतियों पर, ठीक है, और जातीय समूह के मनोवैज्ञानिक कार्य में समानताओं और मतभेदों की जांच करती है। जांच कौन करती है, मनोविज्ञान करेगी। विकास मनोविज्ञान से पता चलता है, विकास मनोविज्ञान से पता चलता है, क्या पता चलता कि जो विकास है वो गर्भाधान के समय से लेकर मृत्यु तक लोग जो होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं और बदलते हैं, इसका अध्ययन कौन करता है भाई, मनोविज्ञान करता, ठीक है।
शैक्षिक मनोविज्ञान से पता चलता है कि शिक्षण, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उससे क्या पता चलता है कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का जैसे प्रेरणा और स्कूल के प्रदर्शन के बीच संबंध होता है। मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान से बच्चे की जो शैक्षिक गुणवत्ता है उसके बारे में पता चलेगा। पर्यावरण मनोविज्ञान से क्या पता चलेगा, पर्यावरण के बारे में पता चलेगा। भौतिक संबंधों के बीच में लोगों और उसके पर्यावरण के बीच के संबंध है वो किससे पता चलेगा, पर्यावरण मनोविज्ञान से पता चलेगा। प्रायोगिक मनोविज्ञान से क्या पता चलेगा, दुनिया की सोच समझने, सीखने और सोचने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता। ठीक है, मतलब जो लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी साइकोलॉजी होती है, उससे क्या पता चलेगा कि जो उनकी क्षमता है, सोचने की जो क्षमता है कहाँ तक उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनका पता चलता। व्यक्तित्व मनोविज्ञान समय के साथ साथ लोगों के व्यवहार में निरंतर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अलग वाले लक्षण पर केंद्रित होती है। भाई सही बात है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, तो इसका अध्ययन कौन करता है, मनोविज्ञान करती है। महिला मनोविज्ञान, महिला के खिलाफ भेदभाव, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और कारणों जैसे मुद्दाओं को केंद्रित कौन करता है, भाई मनोविज्ञान करेगी, महिला मनोविज्ञान। स्कूल मनोविज्ञान स्कूल के बारे में करेगी। इसके बाद करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। अभी तो हमने केवल मनोविज्ञान के बारे में बात की थी, मनोविज्ञान का अर्थ, कितने संप्रदाय आए। ठीक है, मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे अब हम। ठीक है, तो स्किनर के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान उन सिद्धांतों को शैक्षिक परिस्थिति में प्रयोग करता है जो कि मुख्य रूप से मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। मतलब किस रूप से संबंधित है, मानव और उसके व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन से, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। मतलब इसका जो औपचारिक रूप से जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है, शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में ये मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। क्या है, ये मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर भी शिक्षा एजुकेशन साइकोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है। शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्या समाधान में भाई एजुकेशन साइकोलॉजी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, शिक्षक को अपने छात्रों को समझाने में सहायता प्रदान करता है, सही बात है। ठीक है, विकास की विशेषताओं समझने में मनोवैज्ञानिक सहायक है। विकास की जो विशेषताएं होती हैं जैसे कि बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, इन सब की जो विशेषताओं को समझने में क्या है, मनोवैज्ञानिक सहायक है। मनोविज्ञान क्या है, एक सहायक है। ठीक है, व्यक्ति के विकास का अनुसंधान, वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसको समझने में सहायक है। पाठचर्या निर्माण करने में, भाई छोटी क्लास का बच्चा है तो उसकी पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, बड़ी क्लास का बच्चा है तो उसकी पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, ये सब कैसे पता चलेगा, मनोविज्ञान के द्वारा। ठीक है, विशिष्ट बालकों की समस्या का समाधान करने के लिए कोई मतलब अपंग बालक है, डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं हम। ठीक है, ये उन इस तरीके के बच्चों की जो समस्याओं को दूर करने के लिए हम मनोविज्ञान की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मापन व मूल्यांकन के लिए। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं कुछ, इसमें जो कंसेप्ट दे रखे हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं अर्नेस्ट वेबर की। ठीक है, इन्होंने क्या करता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के संस्थापक में से एक माना जाता है। पूछ सकते हैं कि मनोविज्ञान के संस्थापक में से किसको माना जाता है, तो अर्नेस्ट वेबर को माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं मनोवैज्ञानिक वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था, ये वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। किसका है, मानव व्यवहारों का विज्ञान है। क्या, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। जॉन लॉक ने इस बात पर बल दिया है कि जन्म के समय बालक का दिमाग, अभी पीछे बात की थी, टैबलर आता, कोरे कागज की तरह होता, ब्लैंक स्लेट होता जिस चीज़ की तरह। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित है, संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। किसने कहा था, स्किनर ने कहा है। ये सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो विलियम वुंट ने की थी।
मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। रूसो ने अपने शिक्षा संबंधी विचार कौन सी पुस्तक में दिए? एमिल, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि की समाज हमारे दिमाग की उपज है। क्या है? समाज हमारे दिमाग की क्या है? उपज है। मतलब समाज को हमने ही बनाया है। तो इन्होंने कहा था कि जो समाज है वो हमारी ही देन है समाज, ठीक है। हमने ही समाज को डेवलप किया, हमने ही समाज को बनाया, हमने ही समाज को जन्मा है। तो इन्होंने कहा कि वो हमारे ही दिमाग की उपज है समाज, ये नुकसानदायक भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, आजकल सोसाइटी बहुत नुकसानदायक होती है। भाई कोई भी व्यक्ति है तो सबसे ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर कि उसका बच्चा क्या कर रहा है। उसने आईआईटी निकाल दी, उसने नीट निकाल दिया, तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो। तो ये हमारी सोसाइटी ही हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाती है और ये क्या हमारा ये नुकसानदेह है ये हमारे लिए, ठीक है। ये जो प्रेशर बनता है ये हमारे लिए क्या नुकसानदेह है। और ये प्रेशर बनाती कौन है? हमारी सोसाइटी बनाती है, हमारे आसपास के लोग, जो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बनाते हैं। जबकि उसको मोटिवेट करने के बजाय उसको क्या करते हैं? डीमोटिवेट करते हैं कि उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा वो कर रहा है, ठीक है। यहाँ हर बच्चा अपने आप में एक एक क्या कहते हैं उसको, यूनिक है। वो अपनी फील्ड में एक अच्छा कर सकता है, अपने फील्ड में किसी एक फील्ड में वो ऊपर वाले ने हर व्यक्ति को एक ना एक फील्ड कार्य करने के लिए ऐसा दिया है कि उसमें उसको महारत हासिल हो जाती है, ठीक है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में एक अलग ही प्रतिभा लेकर के यहाँ पे जन्मा है। तो इस तरीके से क्या है कि बच्चे को दोष ना दे करके उसको मोटिवेट किया जाए ताकि वो आराम से किसी भी अपने फील्ड को पहचान कर और उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकें। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मनोविज्ञान की दृष्टि से। विकास मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, किसने कहा? स्टेफन ने कहा है। मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि कौन सी है? आत्मदर्शन विधि है। इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेना कि मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि कौन सी है? आत्मदर्शन विधि है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट सिगमंड फ्राइड ने दिया था। व्यवहारवादी शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल, इन सभी ने व्यवहारवादी शिक्षा के सिद्धांत दिए हैं। हिप्पोक्रेटस ने सर्वप्रथम इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि मस्तिष्क चेतना का केंद्र है। तो सबसे पहले किसने कहा था मस्तिष्क चेतना का केंद्र? तो हिप्पोक्रेटस ने। शारीरिक शिक्षा सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन और सेल्डन ने दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया? मॉर्गन और सेल्डन ने। बायोलॉजिकल और मैचुरेशन थ्योरी किसने दी है? एरोल्ड गैसल ने दी है, ठीक है। एर्नोल्ड गैसल किसने दिए? एर्नोल्ड गैसल ने। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जीन पियाजे ने। कार्यात्मकवाद किया, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको एक तरीके से याद कर लेना बहुत ही अच्छी तरीके से। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं ये सारे जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। अगर इसमें से आप एक भी मिस कर दें, वहाँ पे क्या होता है, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। कुछ बच्चे क्या होता है 90 और 82 क्रॉस करने के चक्कर में क्या होता है कि अगर एक नंबर भी हमारा कम हुआ, जैसे 89 मार्क्स हुए, तो एक नंबर हमारे लिए अगले साल तक मतलब पूरे पूरे 12 महीने ख़त्म कर देता है हमारी ज़िंदगी के, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक एक पॉइंट को कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज़ करें और अपने इसको याद कर लें, कॉपी पे नोट कर लें, ठीक है। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ ले सकता है, पीडीएफ ले सकता है। आप मुझे एक मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9997424322, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना। मैसेज में लिखना सेंड पीडीएफ, सेंड पीडीएफ। जिस चीज़ की पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
अगर आपको मनोविज्ञान की पीडीएफ चाहिए तो लिखना पड़ेगा आपको कि मनोविज्ञान पीडीएफ। ठीक है, एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिए, 9997424322। ठीक है, 9997424322। ये मेरा नंबर है। आपको जब भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप इस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर डाउट में है तो आप इस पर मेरे से अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं कि बायोलॉजिकल और मैच्योरेशन थ्योरी हमने अर्नोल्ड गैसल ने दी है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जीन पियाजे ने। कार्यात्मकवाद और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बिने, ठीक है, बिने को कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बिने को कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे हैं। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल है। शब्द प्रवृत्ति जिसे हम इंस्टिक्ट कहते हैं, पहली बार वुंट द्वारा 1870 में दिया गया था। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड हैं। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पढ़ लेते हैं जो छूट गए हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड, कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। मतलब पहले क्या था, प्राचीन में मनोविज्ञान को क्या मतलब दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता था शताब्दियों पूर्व। आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लूटो और डेकार्ट के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। बात क्या है कि 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लूटो और डेकार्ट ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। लेकिन ये कुछ टाइम बाद चला, फिर उसके बाद समाप्त हो गया। 17वीं शताब्दी आते आते और 17वीं शताब्दी में क्या था, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना जाएगा। किसने माना? ये पंपोनोजी, एक मनोवैज्ञानिक थे पंपोनोजी। इन्होंने माना मस्तिष्क को माना, मन या मस्तिष्क को विज्ञान, मतलब माना इन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। मतलब मनोविज्ञान को क्या माना? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। किसने माना? पंपोनोजी ने माना। पंपोनोजी जो कि इटली के एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, फिर आते आते ये 17वीं शताब्दी के एंड तक ये समाप्त हो गया और 19वीं शताब्दी में ये क्या हुआ था, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाने लगा, जिसमें विलियम वुंट थे, विलियम जेम्स थे, टिचनर थे। ठीक है, ये सब थे, वाइज थे। इन्होंने क्या करा था 19वीं शताब्दी में चेतना को विज्ञान माना। किसका? मनोविज्ञान का। ठीक है, अब देखो बात करते हैं जैसे 16वीं शताब्दी में हमने 16वीं शताब्दी में क्या था, 16वीं शताब्दी में हमारा जो था वो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। 17वीं शताब्दी में हमने मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का विज्ञान माना और 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, ठीक है, इनके स्कूल का नाम कौन था? मार्क्स विश्वविद्यालय था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था। 1879 की बात है ये, को सर्वप्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी इन्होंने। लेकिन भारत में जो प्रयोगशाला स्थापित हुई थी वो कब हुई थी? 1945 में कलकत्ता में। किसने की थी? गुप्त से सैन गुप्त द्वारा स्थापित की गई थी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में, भारत में, याद रखना, कलकत्ता में, भारत में 1945 में सैन गुप्त के द्वारा मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। पूछ सकता है भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में। कब की गई थी? 1945 में। किसके द्वारा की गई थी? गुप्त सेन के द्वारा की गई थी। और वर्ल्ड में सबसे पहले जो प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वो कहाँ की थी? लिप्जिंग शहर में की गई थी। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। कौन से विश्वविद्यालय में थी? तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई थी। इसलिए वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसीलिए मतलब क्या कहता है, गुप्त सेन द्वारा प्रथम मनोविज्ञान स्थापित की थी वुंट को, इसलिए। अब देखो यहाँ पे वुंट पहले हो गए,
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, क्योंकि वुंट ने भाई पहले की थी, 1879 में की थी, और जो सैन गुप्त थे उन्होंने 1945 में की थी। तो सबसे पहले कौन हुए? वुंट हुए, इसलिए वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। पूछ सकता है भाई कि आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो इसका आंसर आएगा मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल। आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? मैकडूगल की। इन्होंने चेतना जो शब्द है उसकी निंदा की है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोडोल्फ गोइकल को जाता है। ठीक है, विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। पूछ सकता है कि दर्शन शास्त्र को किस मनोवैज्ञानिक ने मुक्त कराया, मतलब उसको आज़ाद कराया। ठीक है, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को आज़ाद कराया किसने? विलियम जेम्स ने। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, एडुकेयर और एडुशियर। एडुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, और एडुशियर का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं रह गई हैं, वो अगले पार्ट्स में लेकर के आऊँगा, सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। ठीक है, अभी ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगल में हो।